कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक बार हो पर भरपूर होना चाहिए। कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक बार हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार मान ले अपनी, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की डिमांड पर और हमारी प्रबल इच्छा थी कि हमने जो कंप्लीट थ्योरी कराई है आपको, उसके साथ में ही उसकी क्या है प्रैक्टिस कराएं। आपको क्या कराया है? प्रैक्टिस कराए हैं, MCQs लेकर के आए हैं और जिसके अंतर्गत हम PYQ इंक्लूड करेंगे ही करेंगे PYQ को। तो इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांस रहते हैं, उन क्वेश्चनों को हम आपको किस प्रकार से उनका आंसर देना है, किस प्रकार से यदि क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घूम जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हम आज की इस क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम अंदर तक डिटेल तक जाके देखेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में, ऑप्शनों को हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। एक एक ऑप्शन को क्या था उसकी जो जांच कर लें कि आपने क्या पढ़ा है, सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है, या फिर क्या पढ़ने की जरूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने थ्योरी में कवर नहीं करवाई हैं, एक दो चीज़ें वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उनका बताना उचित नहीं था, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे भी हमने रखी हैं ताकि आपको क्लास में क्या थोड़ा रोचक और फैक्ट के साथ में क्लास को बनाया जा सके। चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा तो उसको क्या है, आपको पहले तो इनको सोचना है, फिर उसके बाद में जवाब देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और या सुने, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो आपसे क्या होता है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्या है, हम ध्यान से देखते नहीं है उसने पूछा क्या है और आंसर कुछ गलत लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है सवाल को। तो बताइए आप, ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा कालीबंगा चूरू। क्या हो जाएगा? कालीबंगा चूरू हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी है तो वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है आहाड़ उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? आहाड़ उदयपुर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा गणेश्वर सीकर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बैराट जयपुर। तो चलिए राइट आंसर बताइए कमेंट करके जरूर, ठीक है। तो आपको क्या है, एक एक या तो पेन कॉपी रख लीजिए, आपको पहले उस पर टिक करना है कि पहले का आंसर हमने क्या रखा था। ऑप्शन नंबर माना कि ए रखा है आपने आंसर, और फिर बाद में जब मैं आंसर बताऊंगा उसे मैच करना है बाद में कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए थे, क्लास के पढ़ने के बाद में कितने क्वेश्चन हम लगा सकते थे, कितना आपको याद रहा है, उसके बारे में आपकी जांच होती रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम बता देते हैं कि जो निम्न से सुमेलित नहीं है। तो पहला हो जाएगा आहार जो उदयपुर है, तो आहार है सभ्यता उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है, ये बात सही है। गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर के अंतर्गत पाई जाती है, ये भी बात सही है। और जयपुर हो जाएगा बैराट, ये भी क्या है, बैराट है, ये भी जयपुर के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। लेकिन जो कालीबंगा सभ्यता है ये हमने पढ़ा था, यह चूरू के अंतर्गत नहीं है। किसके अंतर्गत नहीं है? चूरू के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है यह हो जाएगी किस जिले के अंतर्गत? तो वो हो जाएगी हनुमानगढ़। कौन के हो जाएगी? हनुमानगढ़ के अंतर्गत। तो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमानगढ़। इसके अलावा कालीबंगा जो यह किस नदी के किनारे बसी हुई है यह सभ्यता? तो यह बसी हुई है घग्गर नदी के किनारे। इसके अलावा यहाँ से जो काले रंग की चूड़ियाँ होता है इसका शाब्दिक अर्थ, और काले रंग की चूड़ियाँ होता है जो सिंधी भाषा का शब्द है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है बहुत सारी, वो हमें आपको डिटेल से चर्चा कर चुके हैं और आगे क्वेश्चनों में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो सांकलिया में जो आहार सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता की संज्ञा दी गई है? तो आहार सभ्यता को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है, किस सभ्यता के रूप में दी गई है? तो वो दी, पहला दे रखा है धातु युगीन। कौन सा हो जाएगा? धातु युगीन। सेकंड नंबर पे है आदम युगीन, तो आदमकालीन। एक हो जाएगा ताम्र युगीन और लोहा युगीन। क्या हो जाएगा? तो आपको इनका आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, तो उस समय क्या है, धातुओं के अंतर्गत एक ही धातु पाई जाती थी। किसके अंतर्गत? सभ्यताओं के टाइम पे ज्यादातर एक ही धातु पाई जाती। एक सभ्यता है जिसके अंतर्गत लोहे के अवशेष मिलते हैं, तो वह सभ्यता कौन सी, कमेंट करके आपको ये आंसर बताना है इसका, ठीक है। तो लोहे युगीन जो सभ्यता है, इसका जो कमेंट राइट आंसर होगा उसको हम थोड़ा सा पिन करेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। तो आपको बताना है कि लोहा युगीन कौन सी सभ्यता है जिसके अंतर्गत लोहे के अवशेष मिले हैं, बर्तन मिले हैं, तो ये कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, तो सांकलिया में आहार सभ्यता है वो किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है किसके अंतर्गत? तो वो दी गई है ताम्र युगीन। कौन सी दी गई है? ताम्र युगीन दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ताम्र युगीन। तो आहार सभ्यता है तो यह है इसके अंदर की, तो थोड़ी सी डिटेल, यह आर्य सभ्यता है आयड़ या बेड़च नदी के किनारे बसी हुई है। इसका जो नाम हो जाएंगे वो ताम्र नगरी, ताम्रवती, अघाटपुर, मृतकों का टीला, या फिर बना संस्कृति, धूलर कोट या ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं इसे। इसके अलावा जो आहड़ है इसका जो खोज 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कीर्ति के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था, ठीक है।
इसके द्वारा इसका खोज किया गया था और इसका उत्खनन हुआ था 1961 ईस्वी में। किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र और एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया था। पूना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर आपको याद होगा, ठीक है, जिसके अंदर छात्रों ने क्या लिया था? भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो पुरातत्व स्थल जिसे बोलते हैं ओझियाना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पुरातत्व स्थल ओझियाना के संबंध में कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन हमने शायद नहीं कराया आपको। पहली बात तो उसके अंतर्गत कराया है, ये सभ्यता किस जिले में पड़ती है उसमें देखा होगा आपने, ठीक है। तो पुरातत्व स्थल पहली बात तो ये ओसियाना है, ये पड़ता है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। किस में पड़ता है? तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यह ऑप्शनों को देख लेते हैं कि यहाँ से गायों के लघु क्या है, मीन कृतियाँ मिली हैं, तो ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो यहाँ सच में ही क्या मिली थी? ओसियाना भीलवाड़ा से तो गायों के लघु मिन कृतियाँ मिली हैं, लघु मिन कृतियाँ। इसके अलावा सन 2000 में आलोक त्रिपाठी ने क्या किया था? उत्खनन। तो उत्खनन हुआ था, तो किसका? ओसियाना का। ये हुआ था 1999 ईस्वी से लेकर के, और कब तक किया गया था? 2000 तक, ठीक है। 1999 से लेकर 2000 तक के बीच में हुआ था, इसलिए यहाँ पर सन 2000 में आलोकनाथ त्रिपाठी के द्वारा उत्खनन किया था, ये भी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा यह है भीलवाड़ा में बदनौर के समीप है, तो बदनौर जगह पड़ती है भीलवाड़ा के अंतर्गत, उसके ही समीप है ओझियाना, ठीक है। तो ओझियाना पुरातत्व जो स्थल है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो उपयुक्त सभी, तो तीनों कथन क्या है? सही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो बिंगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बिंगोद जो कस्बा है यह राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो बिंगोद हो जाएगा, एक होता है बागौर, क्या होता है? एक होता है बागौर। तो बागौर सभ्यता है, आपने नाम सुना होगा, ये है बिंगोद। तो बागौर सभ्यता है, तो वो बात कर लेते हैं बागौर सभ्यता के बारे में। वह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? तो वह पाई जाती है भीलवाड़ा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बागौर सभ्यता किसके अंतर्गत पाई जाती है? भीलवाड़ा के अंतर्गत पाई जाती है हमसे। लेकिन यहाँ क्या पूछा? बिंगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो भी क्या है? भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। क्या है? भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। कौन सा कस्बा? बिंगोद कस्बा, जो क्या है? बागौर सभ्यता भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बालाथल कहाँ स्थित है? तो बालाथल जो सभ्यता है यह कहाँ पर स्थित है? तो बालाथल सभ्यता हमने पढ़ी थी, तो आपको बताई थी हमने कि यह उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। किसके अंतर्गत हो जाएगी? उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। बैराड़ सभ्यता है, तो यह बैराड़ सभ्यता किसके अंतर्गत स्थित है? तो जयपुर के अंतर्गत स्थित है बैराड़ सभ्यता। राजसमंद के अंतर्गत एक ही सभ्यता पढ़ाई थी आपको जिले और सभ्यताओं के अंतर्गत, वो हो जाएगी गुलुंड। कौन सी हो जाएगी? गुलुंड हो जाएगी। हमने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि यह सभ्यता किस जिले में पाई जाती है, तो वो सभ्यता थी गुलुंड, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है, एक दे रखा है टोंक, और टोंक जिले के अंतर्गत क्या? तो इसके अंतर्गत पाई जाती है नगर। क्या पाया जाता है? नगर सभ्यता पाई जाती है किसके अंतर्गत? टोंक के अंतर्गत। नगर के अलावा एक यहाँ से मिलती है राजमहल, तो क्या मिलती है? राजमहल सभ्यता भी पाई जाती है नगर इसके अंतर्गत, और एक है रेड। तो ये क्या है? टोंक जिले के अंतर्गत पाई जाने वाली सभ्यता कौन सी? नगर, राजमहल, रेड, और उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगी बालाथल। इसके अलावा बालाथल के अलावा बल्लभ नगर, बालाथल, आहड़ भी उदयपुर में, झाड़ोल भी उदयपुर में, ईसबाल भी उदयपुर में, नागदा उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में हो जाएगी, ठीक है। और बैराड़ सभ्यता है जयपुर के अंतर्गत, और राजसमंद के अंतर्गत एक ही सभ्यता है गुलुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमारा ये बालाथल हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। नेक्स्ट हो जाएगा, जो बैराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो बैराट है, तो जो बैराट सभ्यता है यह कौन से भाग के अंतर्गत स्थित है? तो आपने जयपुर है, तो यह कहाँ पड़ता है? जयपुर। तो जयपुर की आप जब राजस्थान का जो मैप देखोगे, क्या देखोगे? राजस्थान का जो मैप देखोगे आप, तो इस तरीके से कुछ मैप है उसका राजस्थान का, ठीक है। तो आपको जयपुर इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये प्रकार से। तो जयपुर लगभग इधर कोने की साइड में है, तो ये पड़ेगा, ये हो जाएगी उत्तर। कौन सी हो जाएगी? उत्तर, और ये हो जाएगी पूरब। तो उत्तर और पूरब के बीच में स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बैराड़ सभ्यता जयपुर, उत्तर और पूरब के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो साभर में उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो साभर के अंदर का जो उत्खनन का कार्य किया गया था, तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था किसके? दयाराम साहनी और कर्नल हैंडले किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और कर्नल हैंडले के द्वारा किया गया था। किसके अंतर्गत? साभर में उत्खनन का कार्य। इसके अलावा दयाराम साहनी के द्वारा किस सभ्यता का वो किया गया था? खोज की गई थी। तो ये की गई थी किस सभ्यता की? कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अंतर्गत भी एक नाम आता है किसका? दयाराम साहनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कर्नल जेम्स टोड, चल इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कर्नल जेम्स टोड के बारे में। जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को हमारी जो हिस्ट्री है उसका पितामह भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को क्या हुआ था? यह 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? यहाँ से चले गए थे,
कब चले गए थे? 1822 ईस्वी में। 1900 नहीं होगा, ये हो क्या हो जाएगा 1822 ईस्वी में ये चले गए थे इंडिया से, और अपने साथ में क्या ले गए थे? मानमोरी शिलालेख, जिसको नष्ट किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानमोरी शिलालेख किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो वो किया गया था कर्नल जेम्स के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा 1829 में इनकी पुस्तक आती है एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा उसमें संशोधित करके 1832 में पुस्तक दोबारा से एक वेस्टर्न इंडिया करके वो पुस्तक आती है, इसमें संशोधन करने के बाद द एनस एंड एंटिक्विटीज में। इसके अलावा 1835 में हो जाती है इनकी क्या? मृत्यु। राजस्थान के अंतर्गत जो इनकी एंट्री होती है तो 1806 ईस्वी में राजस्थान के अंतर्गत मंडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं। इनके ये गुरु होते हैं, वो होते हैं यति ज्ञानचंद्र। क्या होते हैं? यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे। ठीक है, उनको समर्पित है यह पुस्तक। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एनस एंड एंटिक्विटीज जो पुस्तक है यह किसको समर्पित है? तो ये इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र जी को क्या है? समर्पित है। चलिए दोस्तों, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए अपन इसको क्या जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो रेड के उत्खनन का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो रेड सभ्यता के उत्खनन का श्रेय है वो दिया जाता है के एन पुरी को। किसको दे दिया जाता है? केदारनाथ पुरी। क्या हो जाएगा? के एन पुरी का नाम क्या है? केदारनाथ पुरी। तो केदारनाथ पुरी को दिया जाता है किसका? के एन पुरी या केदारनाथ पुरी को दिया जाता है रेड सभ्यता के उत्खनन का श्रेय। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा बेरार सभ्यता विराटनगर में जो उत्खनन है सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बेरार सभ्यता है यह किस के नगर के अंतर्गत है? विराटनगर। और अपन जिला पूछ ले तो ये हो जाएगा जयपुर। किसके अंतर्गत हो जाएगी? जयपुर के अंतर्गत स्थित है कौन सी? बेरार सभ्यता। इसके अलावा जो बेरार सभ्यता है यह किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये हो जाएगी बाणगंगा। कौन सी नदी हो जाएगी? तो बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित थी बेरार सभ्यता। इसके अलावा यहाँ पे जो खोज की गई थी तो खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। इसके अलावा जो उत्खनन का भी कार्य है तो 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वो भी किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दयाराम साहनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अलावा यहाँ से जो बेरार सभ्यता है यहाँ से क्या मिलते हैं? जो प्रथम तो दयाराम साहनी के द्वारा 1936 में किया गया था और दूसरी बार उत्खनन किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? 1962-63 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? दो व्यक्ति थे, एक तो था नील रतन बनर्जी। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति थे तो वो हो जाएंगे कैलाश नाथ दीक्षित। कौन हो जाएंगे? कैलाश, क्या हो जाएगा? कैलाश नाथ दीक्षित। ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित। तो कैलाश नाथ के द्वारा तो 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ के द्वारा किया गया था। इसके क्या है? इसको कहा गया है पुरातत्व की चित्रशाला भी कहा गया है बेरार सभ्यता को। और मत्स्य जनपद में विराटनगर की क्या थी? है राजधानी थी। 13वां वर्ष पांडवों ने यहीं से बिताया था। इसके अलावा यहाँ से क्या है? मौर्य जो सम्राट थे अशोक, तो अशोक के क्या है? बीजक डूंगरी पहाड़ी से क्या मिले हैं? भब्रू शिलालेख मिला। कौन सा मिला है? भब्रू। तो भब्रू शिलालेख मिला है, लघु भब्रू शिलालेख मिला है। इसके अलावा यहाँ से क्या है? अशोक के मौर्य बौद्ध होने की भी जानकारी मिलती है। यहाँ से धर्म बौद्ध के धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भब्री जो शिलालेख है ये कैप्टन विलियम बर्ट ने इसकी खोज की गई थी। तो इसकी भब्री शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो 1837 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1837 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए दोस्तों, C14 के आधार पर कालीबंगा का जो जीवन काल है वो 400 से लेकर 500 वर्ष पुराना माना गया है। इसकी तिथि मानी जाती है तो 400 से लेकर 500 वर्ष पुराना माना गया है। किससे? C14 होती है जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। क्या होती है? कार्बन डेटिंग पद्धति C14। यह क्या करती है? पुरानी चीज़ों की आयु निर्धारण के लिए काम में ली जाती है। कौन सी? C14 या फिर कार्बन डेटिंग पद्धति। इससे क्या है? हम किसी भी चीज़ की पुराने टाइम की चीज़ है उनकी क्या है? आयु निकाल सकते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो यह है ये कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? तो ये 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 BC तक। ठीक है, तो ये मानी जाती है 2300 BC से लेकर के, ये कब से मानी जाती है? तो 2300 BC से लेकर 1750 BC तक मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2300। क्या हो जाएगा? 2300 पूर्व मानी जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि यहाँ से जो C14 से अपन ने पता चलाया है तो यहाँ से हमें जो जानकारी मिलती है वो किस किस चीज़ की मिलती है? तो वो मिले हैं, एक तो बने हैं मिट्टी के मृद भांड मिले हैं, लकड़ी की क्या है? नालियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? लकड़ी की नालियाँ, हल से जोते खेत, हल से जोते खेत मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा जो हमें यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है किसकी? शवों को दफनाने की जानकारी मिलती है।
शवों को दफनाने की क्या मिलती है, कालीबंगा से जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से क्या है, जो एक लिपि है कालीबंगा सप्ताह की, वो हो जाएगी चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक या पुष्टोभेदन लिपि, ऐसा आकार लिपि भी कहते हैं इसे, या फिर हम सर्पाकार लिपि कहते हैं। यहाँ से जो क्या है, मकान की जो सड़कों के किनारे जो घर बने होते थे वो जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेसबोर्ड पद्धति के अंतर्गत बने थे। ठीक है, मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, आपको सुनने पर ध्यान देना है, ताकि क्या है, रिवीजन कर रहे हो आप तो सुनना है उसको, ताकि आपको याददाश्त वापस आ जाए, रिकॉल हो जाए वो चीज़ें जो आपने थ्योरी में पढ़ी थी। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो जाके जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो ओझियाना बुल है, तो ओझियाना बुल है, ओझियाना भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। तो ओझियाना बुल है वो क्या है, सफेद चित्रित बैल होता है, उसे बोलते हैं ओझियाना बुल। किसको बोलते हैं, सफेद चित्रित बैल होता है उसको ओझियाना बुल बोलते हैं, जो सफेद चित्रित बुल है। ठीक है, नेक्स्ट जानकारी होती आएगी अपन की कि जो निम्न में से आहड़ का नाम नहीं है, तो आहड़ के जो उपनाम पढ़े थे हमने, तो उनमें से कौन सा आहड़ का उपनाम नहीं है, तो ताम्रवती है, ये आहड़ का उपनाम है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। एक हो जाएगा धूलरकोट, धूलरकोट को बोलते हैं रेत का टीला, क्या बोलते हैं, रेत का जो टीला बोलते हैं इसको, धूलरकोट को। इसके अलावा यहाँ से अघाटपुर भी कहा जाता है किसको, आड़ सप्ताह को, लेकिन जो अपन का ये हो जाएगा विराटनगर, तो विराटनगर क्या है, आहड़ का नाम नहीं है, ये किसका हो जाएगा, बैराट सभ्यता का। किसका हो जाएगा, बैराट सभ्यता जयपुर वाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थल मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो बागौर एवं तिलवाड़ा नामक जो स्थल है यह मुख्यतः किस काल से संबंधित है, तो पहली बात तो तिलवाड़ा जो नामक स्थल है यह हो जाएगा किससे, बैराट से, बैराट से संबंधित है। एक होता है मध्यपाषाण कालीन है, किस काल से संबंधित है तिलवाड़ा, तो ये हो जाएगा मध्यपाषाण कालीन। कौन से काल की हो जाएगी, मध्यपाषाण कालीन है। इसके अलावा जो बागौर है, बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे बसी हुई है और जो क्या है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। ऐसी सभ्यता जैसे पशुपालन की, जो प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिलते हैं किससे, बागौर सभ्यता से मिलते हैं। सर्वाधिक प्रकार की कृषि भी किससे की जाती है, बागौर सभ्यता कोठारी नदी से की जाती है। नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं, तो अपन को इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। नेक्स्ट हो जाएगा, जो कालीबंगा के अतिरिक्त जो झोपड़ी में शल्य चिकित्सा के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो शल्य चिकित्सा क्या होती है, खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के अंतर्गत क्या होता है, पानी भर जाता है खोपड़ी के अंतर्गत, तो उसमें क्या है, छेद कर करके उसमें से पानी निकाला जाता है हड्डियों के अंतर्गत से, तो उसे बोलते हैं शल्य चिकित्सा। तो इस शल्य चिकित्सा की जो जानकारी मिलती है हमें, तो वह किस सभ्यता से मिलती है, तो वो मिलती है लोथल से। किससे मिलती है, लोथल से मिली है। और लोथल यहाँ पर पड़ती है अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के अंतर्गत। और लोथल क्या था उस समय, बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह था। लोथल एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, लोथल था, जिससे क्या है, गुजरात के अंतर्गत स्थित है। और यहाँ से सर्वाधिक व्यापार का जो कार्य किया जाता था तो लोथल सभ्यता के अंतर्गत किया जाता था। किसके अंतर्गत, लोथल के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व 1934 ईस्वी में जो ताम्र सामग्री की जो प्राप्ति का जो स्थल है, तो ताम्र सामग्री की जो प्राप्ति का स्थल हो जाएगा, और वो किसके अंतर्गत था, तो वो हो जाएगा परबतसर तहसील का गांव है। तो परबतसर तहसील है, उसके अंतर्गत एक गांव है जिसे बोलते हैं अपन कुराड़ा। तो कुराड़ा गांव के अंतर्गत औजारों की भी नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, औजारों की नगरी कहा जाता है। किसको, एक सेकंड रुको, दोबारा लिख देता हूं उसको। तो कुराड़ा गांव है, यह परबतसर नागौर के अंतर्गत जो परबतसर तहसील है उसका गांव है कुराड़ा। उसके अंतर्गत से क्या मिले हैं, राज्यों को ताम्र सामग्री के है क्या है, साक्ष्य मिले हैं। तो क्या है, परबतसर नागौर के अंदर, किस जिले के अंतर्गत पड़ती है, तो नागौर के अंतर्गत हो जाएगा। इसके अलावा इसको जो औजारों की कहा गया है नगरी, तो इसे औजारों की नगरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह किस वर्ष हुई, तो किस सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह किस वर्ष की गई थी इसकी खोज, तो इसकी खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की 1922 ईस्वी में। कब की गई थी, 1922 ईस्वी में की गई थी खोज, जो क्या है, हड़प्पा की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि जो कौन से स्थान पर तांबे के क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से तांबे से निर्मित बैल, खरगोश और पक्षियों की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो निर्मित बैल, खरगोश और पक्षियों की जो आकृतियां प्राप्त हुई हैं वह किस सभ्यता से हुई हैं, तो वो हो जाएंगी लोथल सभ्यता से। किस सभ्यता से हुई हैं, लोथल सभ्यता के अंतर्गत से हुई हैं। और इसे क्या है, बंदरगाह भी कहा जाता है। इस समय जो व्यापार का केंद्र था प्राचीन समय में, तो यह क्या रहा है, लोथल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक कौन सी सभ्यता हो जाएगी ताम्रयुगीन, तो वो है आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो यह हो जाएगी ताम्रयुगीन सभ्यता है, आर्य सभ्यता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक घर में एक साथ में जो 6 चूल्हे मिले हैं, तो यह पुरातत्व कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो 6 चूल्हों की जो जानकारी मिलती है तो यह किस सभ्यता के अंतर्गत से मिलती है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो 6 चूल्हों की जानकारी किससे मिलती है, आपने पढ़ा होगा, किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चूल्हों की जो जानकारी है ये हो जाएगी आहड़ सभ्यता से। किससे मिलती है, आहड़ सभ्यता से मिलती है। आहड़ उदयपुर जो जिले में पाई जाती है, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो 6 चूल्हों की जानकारी मिलती है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन हमने अभी पढ़ा था 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने, और 1936 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से 4 या 6 चूल्हों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हो जाएगा जो जोधपुर है, जोधपुरा सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, तो जोधपुरा जो सभ्यता है यह कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर हमने आपको जब मैं पढ़ा रहा था जिले और सभ्यताएं, तब मैंने आपसे बोला था कि जोधपुरा का नाम समझ के आप जोधपुर मत कर देना। क्या मत कर देना, जोधपुर मत कर देना। आपको जोधपुरा सभ्यता पूछेगा, जोधपुर ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट टिक नहीं लगाना है, क्योंकि जोधपुरा है यह कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगी जयपुर में। किसके अंतर्गत हो जाएगी, जयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। तो राष्ट्र आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। और यह किस नदी पर बनी हुई है, तो ये हो जाएगी साबी नदी। कौन सी नदी है, साबी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कौन सी, तो बैराट के अतिरिक्त वह स्थान जहाँ से क्या है, कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो कपड़ा प्राप्त हुआ है बैराट के अलावा, तो वो प्राप्त हुए हैं बालाथल सभ्यता से। किसके अंदर से प्राप्त हुए हैं, बालाथल। और बालाथल पड़ती है उदयपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता है, जब हमने सभ्यताएं पढ़ी थी तो सबसे लास्ट में जो सभ्यता आई थी बालाथल सभ्यता आई थी। और बालाथल जो सभ्यता है यह किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये हो जाएगी बनास नदी। किस नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे स्थित है बालाथल सभ्यता। इसके अलावा जो इसकी खोज है बालाथल सभ्यता की खोज, तो यह खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी, तो वो की गई थी 1979 में। कब की गई, 1979 में की गई थी वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। इसका जो उत्खनन किया गया था, तो वो किया गया था 1993 ईस्वी में। कब किया गया था, 1993 ईस्वी में। और दोनों काम किसके द्वारा किए गए हैं, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। ठीक है, वीरेंद्र नाथ के द्वारा किए गए हैं, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। इसके अलावा इस सभ्यता को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। और आपसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि आपको जो कमेंट करके बताना है लोहा कालीन की जो जानकारी मिलती है तो वो किस सभ्यता से मिलती है। तो आपने तो कमेंट कर दिया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो लोहा कालीन जो जानकारी मिलती है वो किस सभ्यता से मिलती है, तो बालाथल सभ्यता से मिलती है। किससे मिलती है, बालाथल सभ्यता से मिलती है। तो लोहा कालीन की जानकारी बालाथल सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा जो तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज किसने की थी। तो तिलवाड़ा के अंदर का जो बाड़मेर की जो सभ्यता है उसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी बी एन मिश्र के द्वारा। आप बोलोगे सर ये आपने पढ़ाया ही नहीं, तो मैंने आपको उसके अंतर्गत बाड़मेर के अंतर्गत आप देखोगे तो मैंने उसके अंतर्गत तिलवाड़ा लिखाया था नहीं लिखाया था कि जिले, और आपसे क्या पूछेगा जिले के कौन सी सभ्यता किस जिले के अंतर्गत है, तो तिलवाड़ा की ये क्वेश्चन क्या है पूछने के चांस होते हैं, इसलिए मैंने उसमें डाला है। वहाँ तो आपको जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर डिटेल चर्चा करने के लिए मिलेंगी आपको। तो तिलवाड़ा है यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। और इसका जो क्या है खोज है वो की गई थी बी एन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, बी एन मिश्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बैराठ से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है। तो बैराठ सभ्यता के अंतर्गत से जो भारत का कौन सा राजवंश था जिसका संबंध रहा है, तो हमें इस बैराठ सभ्यता से मौर्य कालीन क्या मिले हैं, अशोक है। मौर्य कालीन क्या है, अशोक। तो अशोक के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अशोक का यहाँ से लघु बहुब्री शिलालेख भाब्रू शिलालेख मिला है। ठीक है, बीजक डूंगरी पहाड़ी से मिला है। इसके अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है जो अशोक था यह क्या है, बौद्ध धर्म से क्या रखता था, संबंध रखता था। इसके जो बौद्ध इस शिलालेखों पर क्या है बैराठ के पे बौद्ध धर्म और सम की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के क्या मिले हैं, स्तूप मिले हैं। कहाँ से, इस सभ्यता से मिले हैं। जो भाब्रू शिलालेख है, तो ये भाब्रू शिलालेख क्या है, कनिंघम चला इस भाब्रू शिलालेख को खाने ले गया था, कलकत्ता ले गया था। ठीक है, तो ये कलकत्ता कब लेके गया था, तो कनिंघम इसको 1840 ईस्वी में खा ले गया था कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता ले गया था। इसके अलावा इसकी जो खोज की गई थी किसकी, भाब्रू शिलालेख की। तो भाब्रू शिलालेख की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1837 ईस्वी में। भाब्रू की खोज कब की गई थी, 1837 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। आपको क्या है क्लास को प्रॉपर तरीके से देखना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी डाल दी जाएगी जो मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, चलो इसको ढंग से लिख देता हूँ क्योंकि आप पढ़ोगे तो बाद में किस समझ में नहीं आएगा। तो कौन लेके गया था इसको, कनिंघम ले गया था। ठीक है, तो कनिंघम समझ जाओगे, कनिंघम किसको ले गया था, 1840 ईस्वी के अंदर कलकत्ता ले गया था। कलकत्ता ले गया था, किसको ले गया था, लघु भाब्रू शिलालेख को। ठीक है, इसके अलावा यह जो खोज की गई थी इस शिलालेख की, तो इसकी जो खोज की गई थी वह की गई थी 1837 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन विलियम बर्ट के द्वारा। तो कैप्टन विलियम बर्ट के द्वारा की गई थी इसकी क्या खोज 1837 में। और 1840 के अंतर्गत कनिंघम इसको कलकत्ता ले गया था।
और अशोक की जानकारी मिलती है बेरार सभ्यता से, बौद्ध होने की जानकारी मिलती है बेरार सभ्यता से, बौद्ध स्तूपों की भी जानकारी मिलती है बेरार सभ्यता से। आपसे पूछा जो शिलालेख है तो यह शिलालेख किस भाषा में लिखा था, तो ये प्राकृतिक, तो किस प्राकृतिक भाषा। इसके अलावा इसकी जो लिपि है वो हो जाएगी कौन सी, ब्राह्मी लिपि। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो ताम्रयुगीन जो सभ्यता है जिसके अंतर्गत 58 चूड़ियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, 58 चूड़ियाँ हैं वह किस स्थान से प्राप्त हुई हैं, तो वो हो जाएगी केराडोत। जो केराडोत है इस स्थान से क्या है 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का उपयोग करते थे, तो कालीबंगा सभ्यता के काल में जो लिपि यूज में ली जाती थी तो वह कौन सी लिपि ली जाती थी, सेंदव लिपि ली जाती थी। कौन सी लिपि काम में ली जाती थी, तो सेंदव लिपि ली जाती थी। 25वां क्वेश्चन रह गया था रोमन एम्फोरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो रोमन एम्फोरा है यह कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो भीनमाल जो जालौर में पड़ता है तो वहाँ के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है रोमन एम्फोरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा जो सेंदव लिपि है वो किस प्रकार लिखी जाती है, तो सेंदव लिपि हमें किस प्रकार से लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है किस तरफ से किस तरफ, तो ये लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। किधर की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। एक आपने नाम सुना होगा एस आकार लिपि जिसे बोलते हैं सर्पाकार लिपि, बुस्टोफोइदन लिपि, यह है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आहड़ के पास स्थित है, तो आहड़ के पास में स्थित है तो वह कौन सा हो जाएगा, तो राजाओं की जो समाधियां हैं यह कहाँ पर स्थित है, तो आहड़ सभ्यता है उसके पास में स्थित हैं राजाओं की क्या समाधियां। तो यह कौन से राजाओं की समाधियां स्थित है, तो ये हो जाएंगे मेवाड़ के जो महाराजा हुए थे उनकी समाधियां स्थित हैं आहड़ के पास में। इसके अलावा जो प्रथम जो समाधि बनी हुई है यहाँ पर तो वह किसकी बनी हुई है, तो वो बनी हुई है अमर सिंह की। तो सर्वप्रथम किसकी समाधि बनी हुई थी यहाँ पर, तो अमर सिंह की बनी है, अमर सिंह फर्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बागौर और तिलवाड़ा नामक स्थल निम्न में काल में से संबंधित हैं, तो बागौर और जो तिलवाड़ा नामक स्थल हैं वो निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मध्यपाषाण काल से। किससे हो जाएंगे, मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं कौन से, बागौर और तिलवाड़ा नामक स्थल। नेक्स्ट हो जाएगा अनाज रखने के लिए जो मृदभंड हैं, और मृदभंड होते हैं मिट्टी के बर्तन जिन्हें क्या है गोरे या फिर बंकोठा कहा जाता है, तो प्राचीन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो यह किस सभ्यता से संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन से वाले, मृदभंड मिट्टी के बर्तन जिन्हें गोरे या कोठे या बंकोठ कहा जाता है, तो ये रखते हैं आर्य सभ्यता से। किस सभ्यता से रखते हैं, तो आर्य सभ्यता से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसके अलावा मुद्रा मिली है कहाँ से, यूनानी मुद्रा भी मिली है आर्य सभ्यता से, ईरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो काली रंग से चित्रित पात्रों और नृत्य मुद्राएं या फिर हिरण का मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है, तो काले रंग के चित्र, नृत्य मुद्राएं, इसके अलावा जो हिरण का मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है, तो ये हो जाएगी आर्ट की। तो किस सभ्यता की विशेषता हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आर्ट सभ्यता है, उस सभ्यता की विशेषता है। नेक्स्ट है इसके अलावा जो ये हो जाएगी काले रंग से क्या है चित्रित हैं, ये क्या हो जाएंगी, काले रंग से चित्रित हैं ये मूर्तियां जो दे रखी हैं नृत्य मुद्रा में, नृत्य करती हुई मुद्रा के अंतर्गत जो मूर्तियां हैं, हिरण का मिलना, ये क्या है काले रंग से चित्रित मूर्तियां हैं। और उल्टी तपाई शैली के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, उल्टी जो तपाई शैली है उसके अंतर्गत मिलती है आर्य सभ्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान किस इतिहासविद का द्वारा पुरातत्वकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए थे, तो प्राचीन राजस्थान में किस इतिहासकार विद द्वारा, मतलब किस इतिहासकार के द्वारा पुरापाषाण कालीन मानव संस्कृति के जो चिन्ह खोजे गए थे, तो वो खोजे गए थे बी आलचीन ने। किसके नाम द्वारा, बी आलचीन के द्वारा खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो आदम कद के जो यक्ष की जो प्रतिमा है वह प्राप्त हुई है, तो आदम कद की जो यक्ष की प्रतिमा मिली है वो मिली है नौह भरतपुर से। किसके अंतर्गत, नौह जो भरतपुर सभ्यता है उसके अंतर्गत से मिली है आदिम दक्ष यक्ष की। नौह जो सभ्यता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसकी जो नदी है नौह की, जिला तो आपने देख लिया भरतपुर है, जो ये किस नदी पर बनी हुई है, बसी हुई थी पहले, तो ये हो जाएंगी रूपारेल। तो रूपारेल नदी के किनारे स्थित थी यह सभ्यता। इसके अलावा जो खोज की है तो यह खोज की इसकी जो डेट है वो जरूर नहीं दे रखी है इसकी, तो इसके अलावा इसकी खोज है आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, आर.सी. अग्रवाल, या फिर इसे रतन चंद्र अग्रवाल के भी कहते हैं। और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा क्या किया गया है, उत्खनन भी किया गया है। किसके के द्वारा किया गया था, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1963 और 64 ईस्वी में किया गया था उत्खनन, ये भी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नौहर से है, नौहर सब जो सभ्यता है इसे 5 सांस्कृतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलती है, महाभारत काल की, ताम्रकाल की, मौर्यकालीन, कुषाणकालीन और शुंगकालीन।
और यक्ष की जो मूर्ति है इसकी जो आपसे क्या पूछ ले, इसकी ऊंचाई पूछ ले, तो यक्ष की मूर्ति की जो ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, तो मीटर ऊंची है, तो 1.5 क्या है मीटर ऊंची है ये मूर्ति। ठीक है, यहाँ से गेरुए रंग के क्या मिले हैं, चित्रित मृदभंड मिले हैं, कृषि के औजार, चक्रकूप, यक्ष की मूर्तियां, जाक बाबा, हमने सब डिटेल से चर्चा की है। आप जाके वीडियो को, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देखी तो सही, सब आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। तो मत्स्य जनपद के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किसको, बैराड़ सभ्यता को। तो बैराड़ जो विराट नगर है यह मत्स्य जनपद की क्या थी, राजधानी थी, बैराड़, या फिर इसे बोलते हैं विराट नगर। तो बैराट या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, विराट नगर बोलते हैं। इसकी जानकारी मिलती है किससे, अपन को मत्स्य जनपद से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सोनारी जो स्थल है वो किस जिले में स्थित है, कौन सा, सोनारी स्थल। तो सोनारी स्थल है यह किस जिले के अंतर्गत पड़ जाएगा, सीकावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। एक नाम सुना होगा आपने, झुंझुनू, कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू है। तो झुंझुनू का संबंध है यह किस उससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा झुंझुनू का संबंध सोनारी स्थल से। नेक्स्ट जो ये हो जाता है, पहली बात तो ये सोनारी स्थल है यह किस नदी के किनारे पर है, तो ये हो जाएगा कांतली नदी के, किस नदी के, कांतली नदी के किनारे। यहाँ से है क्या है, लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, क्या मिली हैं, लोहे गलाने की भट्टियाँ भी यहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट जानकारी हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा कि देश के प्राचीनतम मंदिरों के अंतर्गत जो वैष्णो मंदिरों में भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भग्नावशेष हैं, वैष्णो मंदिर के भग्नावशेष जो अवशेष के रूप में मिले हैं प्राचीन मंदिरों से, वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपने नाम सुना होगा नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ पहले एक प्रदेश होता था, क्षेत्रीय रूप में होता था सिबी, तो सिबी के अंतर्गत इसको जाना जाता था। और नगरी चित्तौड़गढ़ इसका दूसरा नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्यमिका, क्या है, मध्यमिका है, और यह हो जाएगा दूसरा नाम। और यह किसकी राजधानी थी, तो सिबी जो जनपद पड़ता था उसकी राजधानी थी कौन सी, नगरी चित्तौड़गढ़ मध्यमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो खड़िया मिट्टी है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, किसके अंतर्गत, खड़िया मिट्टी से बनी हुई थी। कामदेव पति की रति की जो कुषाणकालीन मूर्तियां हैं वो है किस सभ्यता से, किस जगह से प्राप्त हुई हैं, तो वो हुई है नगर टोंक से। किस जगह से प्राप्त हुई है, नगर टोंक से हुई है। और यह कैसी है, मालव जनपद के टाइम की थी। ठीक है, नगर टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता के लोगों की क्या है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है। तो आर्य सभ्यता के लोगों की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था तो वह कौन सा हो जाएगा, तो जो इसका मुख्य आधार है वो हो जाएगा कौन सा, पशुपालन। क्या हो जाएगा, पशुपालन का क्या है, मुख्य आधार है आर्य सभ्यता के लोगों का। इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा, प्राचीन भारत का जो टाटा नगर है वो विख्यात है, राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक, क्या है, रेड सभ्यता टोंक के अंतर्गत है। किस वस्तुतः इतिहास का सबसे बड़ा भंडार मिला है, तो टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। तो टाटा नगर से नाम से जाना जाता है, इसका मतलब यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो किसकी जानकारी मिलती है, तो यहाँ से प्राचीन सिक्के मिले हैं। तो प्राचीन क्या मिले हैं, यहाँ से सिक्के मिले हैं, इसलिए इसे क्या जाना जाता है, टाटा नगर के नाम से विख्यात राज्य था पुरातत्व स्थल कौन सा, रेड टोंक। एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिले हैं रेड टोंक से। इसके अलावा जो रेड सभ्यता है, रेड सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। तो रेड सभ्यता जो टोंक के अंतर्गत पाई जाती है यह किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो ढील नहीं है, ढील नदी है, ढील नदी के किनारे बसी हुई थी। इसके अलावा जो समय है इसका टाइम पूछ लें आपसे, तो ये हो जाएगा 300 BC से लेकर के कितना हो जाएगा 200 AD तक। ठीक है, 300 BC से लेकर 200 AD तक होती है। इसके जो खोज है और खोज व उत्खनन है, तो उत्खनन भी और खोज भी किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था केदारनाथ के द्वारा। किसके द्वारा, केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था उत्खनन और खोज भी, ये हो जाएगा पुरी। ठीक है, तो केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि केदारनाथपुरी के द्वारा उत्खनन जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 1938 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी के तक किया गया था। रेड सभ्यता से शीशे के सिक्के मिले हैं जिस पर क्या है, मालव जनपद लिखा था। किसके सिक्के मिले हैं, तो शीशे के सिक्के मिले हैं जिन पर मालव जनपद लिखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले हैं, मातृ देवी की मूर्तियां, जिसे बोलते हैं गजमुखी यक्ष की प्रतिमा मिली है। किसकी मिली है, गजमुखी। तो यहाँ से क्या मिलती है, गजमुखी यक्ष की क्या मिली है, मूर्तियां। तो गजमुखी यक्ष की मिली है, मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो बड़ी संख्या में मानव सिक्के जैसे आहट मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो बड़ी संख्या में मानव सिक्के या आहट मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं नगर से। किस जगह से हुई हैं, नगर से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि जो लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कौन सा लोहे से बना प्याला है? यह मिला है सुंगारी। तो सुंगारी स्थल है जहां से हमें क्या मिलती है? लोहे से बने प्याला है उसकी जो जानकारी मिलती है किससे? सुनारी जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो महासतियों का टीला पर स्थित है, कहां पर स्थित है? तो महासतियों का जो टीला है यह कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बागौर सभ्यता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा? बागौर सभ्यता के अंतर्गत हो जाएगा। क्या महासतियों का टीला बागौर सभ्यता है? यह किस नदी के किनारे बसी हुई है बागौर सभ्यता? तो ये हो जाएगी कोठारी नदी के, किसकी हो जाएगी? कोठारी नदी के किनारे बसी हुई है बागौर सभ्यता। आपसे पूछ ले है किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के इससे संबंधित है कौन सी? बागौर सभ्यता है जो। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है इसका जो उपनाम पूछ लें आपसे, क्या नाम पूछ लें? उपनाम। इसका उपनाम भी बहुत बढ़िया है, जिसे बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है इसे, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। इसकी जो खोज है और उसका जो उत्खनन है, तो उत्खनन और खोज एक साथ में हुआ था। और वह कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी से लेके 68 ईस्वी के बीच में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? एक थे वीरेंद्रनाथ, किसके द्वारा? वीरेंद्रनाथ मिश्र, वही है ये। एक हो जाएगा LS लेस्नी, किसके द्वारा? LS लेस्नी के द्वारा और वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था खोज। इसके अलावा यह जो इसका जो समय है वो 5000 BC से लगभग लेकर के और 200 AD तक के बीच में है। और यह पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है इससे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा बनता है कि पशुपालन के जो प्राचीनतम और सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं जो किस सभ्यता से मिलते हैं? तो बागौर सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो क्या है, मानव आकेट की जानकारी, सबों को घरों के अंतर्गत दफनाने की जानकारी, नल कंकाल इत्यादि मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो सावर से किस काल की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सावर के अंतर्गत से जो किस काल की जो सभ्यता हैं जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो मिले हैं हमसे गुप्त और प्रतिहार। किसके? गुप्त वंश और प्रतिहारों की जानकारी क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा जो कुषाण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुषाण है, उनके भी अवशेष मिलते हैं। सावर जो जगह है, तो सावर जगह कहाँ पर पड़ती है? तो ये जयपुर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आती है? जयपुर के अंतर्गत आती है। और जयपुर के अंतर्गत जो अन्य सभ्यता हैं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। एक तो होती है सावर, इसके अलावा एक हो जाएगी जयपुर के अंतर्गत एक शब्द आती है माची। कौन सी शब्द आती है? माची शब्द आती है जयपुर के अंतर्गत। एक हो जाएगी नाली या सर, कौन सी हो जाएगी? नालिया जो सर है, यह भी सभ्यता किसके अंतर्गत पाई जाती है? जयपुर के अंतर्गत पाई जाती है। एक हो जाएगा जम्बा रामगढ़, तो जम्मू बा रामगढ़ जो सभ्यता है यह भी किसके अंतर्गत है? जयपुर के अंतर्गत है। आपसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी सभ्यता किस जिले के अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जयसिंहपुरा, तो जयसिंहपुरा है, यह भी सभ्यता किसके अंतर्गत है? जयपुर के अंतर्गत आ जाएगी। एक हो जाएगा नंदलाल, तो नंदलालपुरा है, यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? जयपुर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा बैराट सभ्यता है, यह भी जयपुर के अंतर्गत ही है। इसके अलावा विराटनगर है, तो विराट जो विराट नगर है यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? जयपुर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा जोधपुरा, तो अभी आपको बताया था ना कि आपको जोधपुरा सुन करके अपने जोधपुर नहीं करना, ये जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा तिछवाड़ी। तिछवाड़ी जो है यह भी किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो यह जोधपुर के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये जानकारी मिलती है। तो बैराड़ सभ्यता की जो खोज की गई थी वो की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन ब्रजवासी लाल, जिसे बोलते हैं बी लाल भी आ जाएगा शॉर्ट में, या फिर बी के थापर आ जाएगा। तो बी होगा ब्रजवासी लाल और बी के थापर। तो बैराड़ सभ्यता तो कालीबंगा सभ्यता है जिसके अंतर्गत क्या है? ब्रजवासी लाल बी के लाल थापर हैं और बालकृष्ण क्या है? थापर, बी के थापर। और अमलानंद घोष ये किस संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ उससे संबंधित है। इसके अलावा जो हमने बैराड़ का भी क्या गलती से नाम आ गया था, तो बैराड़ का भी बता देते हैं। दयाराम सानी है बैराड़ के अंतर्गत, और नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ये बैराड़ से संबंधित नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बीजक जो पहाड़ी है यह कहाँ पर स्थित है? तो बीजक डूंगरी का जो पहाड़ी है यह हो जाएगी किसके अंतर्गत? तो बैराड़ सभ्यता जयपुर के अंतर्गत स्थित है। बीजक डूंगरी पहाड़ियाँ बैराड़ सभ्यता के अंतर्गत। बीजक डूंगरी पहाड़ी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये जो डूंगरी जो शब्द लगा आ जाए किसी भी पहाड़ी के अंतर्गत वो कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पड़ेगा अब वो हो जाएगा, आर्य सभ्यता में मकान किसके बने होते थे? तो आर्य सभ्यता के अंतर्गत जो मकान बने होते थे वह किस चीज़ के बने होते थे? तो वो बने होते थे पत्थर ईंटों के। किसके अंतर्गत बने थे? पत्थर ईंटों के क्या बने थे मकान, किसके अंतर्गत? आर्य सभ्यता के अंतर्गत से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? कि राजस्थान के पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन हुआ। तो राजस्थान के अंतर्गत जो पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था वह हुआ था कब? 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अशोक का जो शिलालेख है वह प्राप्त हुआ है।
तो अशोक के जो शिलालेख हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख मिलते हैं बेरार सभ्यता से। किससे मिलते हैं? बेरार सभ्यता से मिलते हैं। लघु बहुब्रीही शिलालेख, इसके अलावा बौद्ध होने की जानकारियाँ, बहुत सारे सब अवशेष मिले हैं बेरार से। नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है वो मिलती है किस चीज़ की? तो बेरार से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्रा शामिल नहीं है? तो बेरार से जो प्राप्त मुद्राएं हुई हैं तो किस किस की मुद्राएं हैं और किस किस की नहीं है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक मिलता है अपोलोडोटस। तो अपोलोडोटस की क्या है मुद्राएं मिली हैं? एक हो जाएगा मेनांडर, तो मेनांडर के भी सिक्के मिलते हैं बेरार से। एक हो जाएगा हेलियोक्लिज, तो हेलियोक्लिज के इसके भी क्या मिलते हैं सिक्के, किसके अंदर से? बेरार के अंदर से मिलते हैं। लेकिन एक होता है हिकेटियस, तो हिकेटियस है, इसके क्या है अवशेष नहीं मिलते हैं, किससे? बेरार से, हिकेटियस के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिकेटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सुनारी जो है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कांती नदी के पे। किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? जो सुनारी जो जगह पर सभ्यता है, यह स्थल है किस नदी के हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किस नदी के पे? तो वो हो जाएगा सुंगारी, कांती नदी के पे। ठीक है, तो सुंगारी जगह है कांती नदी के पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, यह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आधुनिक सभ्यताओं का जो प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक सभ्यताओं का जो प्रारंभ माना जाता है तो वह कब से कब तक माना जाता है? तो एक होता है प्राचीन सभ्यताओं का प्रारंभ, एक होता है आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आधुनिक हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, आधुनिक हिस्ट्री तो वो बोलते हैं जैसे अपन की प्रेजेंट टाइम में साल 201 साल से पहले की जो हिस्ट्री है वो। एक होते हैं प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, तो यह है प्राचीन समय की। तो आधुनिक सभ्यताओं को जो प्रारंभ माना जाता है, तो आपने एक सभ्यता पढ़ी थी, लास्ट वाली जो सभ्यता हमने पढ़ाई थी जिसका नाम है बालाथल, उसके अंदर जो लोहा योगिन सभ्यता है, कौन सी योगिन सभ्यता है? लोहा योगिन सभ्यता है। और यह ताजा भी सभ्यता रही है, 1993 में तो उसका उत्खनन हुआ है। तो किसके? लोहा योगिन सभ्यता से क्या मिलते हैं? आधुनिक सभ्यताओं का जो प्रारंभ माना जाता है तो लोहा योगिन सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम करीब 100 क्वेश्चन करवाने वाले थे, लेकिन आपको क्या है थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपको हमने थोड़ा सा डिटेल से समझाया है, इसलिए चलिए दोस्तों आज की हम इस क्लास को यहीं तक हम क्या करते हैं बैंड अप करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की हेल्प हो सके। और जिन बच्चों ने कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो थ्योरी को जरूर पढ़िए, और थ्योरी को पढ़ने के बाद MCQs का इसको जो हमने आपको दिए हैं इनको सॉल्व जरूर कीजिए, ताकि आपको क्या है एक प्रकार से आपको दोनों से बेनिफिट होगा। तो 2x की स्पीड हो जाएगी आपके माइंड की क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, थ्योरी और प्लस MCQs के साथ में। इसके अलावा जो पशु पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो पार्ट बी है उसको हम हमारे चैनल पर सॉल्व करा रहे हैं, उसकी भी वीडियो जाके देखिए जो पशु पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।